नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के बारे में सीखेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज जियोग्राफी एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जियोग्राफी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की सीरीज में कक्षा 6 की एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये बता दें कि ये जो भी क्लास होगी वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहेगी कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो सीटेट की कर रहे हो, टेट की कर रहे हो, टाट की कर रहे हो या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और सबसे पहले सीखेंगे ग्लोब क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब वो स्थिति है या वो आकार है जो हमें पृथ्वी को देखने में मदद करती है कि पृथ्वी का आकार व स्थिति कैसी दिखाई देती है और किस प्रकार की उसकी स्थिति देखने को हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं ग्लोब। यानी ग्लोब एक छोटा प्रतिरूप है पृथ्वी का। तो इसको इसलिए दर्शाया गया है ताकि हमें ये पता चले कि कहाँ पे महासागर है, कहाँ सागर है, कहाँ पृथ्वी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी है, किस प्रकार की गतिविधि कहाँ पाई जाती है या कौन से जगह का कहाँ पे लोकेशन है। इस सब चीज़ों को जानने के लिए ग्लोब की हमें मदद लेनी पड़ती है। ग्लोब से हम समझ पाते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ग्लोब कैसा होता है। तो देखो, पृथ्वी कैसी होती है वैसे ही ग्लोब होता है। बस ग्लोब क्या है, एक प्रकार के एक साधन है जिससे हम अनुमान लगाते हैं। और पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसपे हम रहते हैं। तो पृथ्वी पे हम रहते हैं लेकिन पृथ्वी को एक तरह से देख नहीं सकते, उसके आकार को, उसकी गणना को, सब कुछ हम समझ नहीं सकते। लेकिन ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। बस उसी को समझना है इस लेसन में। सबसे पहले ग्लोब का आकार या पृथ्वी का आकार कह लो जियोड होता है। जियोड एक ऐसा आकार है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव से क्या होता है, झुकी हुई है, मतलब कि धसी हुई है। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या है, आपस में ये धसी हुई है। और बाकी जो सतह है वो पृथ्वी का उभरा हुआ है, जिस आकार को हम क्या कहते हैं, जियोड आकार कहते हैं। अब ये तो हो गई आकार के बारे में बात। और हमें ग्लोब की मदद किस लिए लेनी चाहिए, वो सारी चीज भी हो गई। अब इसी के साथ साथ हम ये समझ लेते हैं कि जो ग्लोब है वो मैपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें मैप से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्लोब को हमें इसलिए समझना भी चाहिए क्योंकि हम तो पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी पे कौन सी जगह कहाँ है इसकी, इन सभी चीजों को जानने के लिए ग्लोब की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और पढ़नी भी चाहिए। ओके, जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है तो इन शॉर्ट में आप समझिए कि आपके पास मोबाइल है, उसमें मैप है। उस मैप की मदद से अगर आपको कोई अपरिचित जगह जाना है जहां आप नहीं जानते, तो हाँ आप इसकी मदद से जा सकते हो। बस इसी तरह है ग्लोब। और ग्लोब एक ऐसी चीज है जिसको समझ लिया, जान लिया, तो आप एरिया के बारे में अच्छे से समझ लोगे, जान लोगे कि पृथ्वी पे कौन सी चीज कहाँ स्थित है। साथ ही इसी के ग्लोब में एक ऐसी सुई भी होती है, एक ऐसी सुई जो वास्तविक नहीं है, जो क्या होती है, काल्पनिक होती है, जिसकी मदद से हमें चीजों को जानकारी प्राप्त करने में, इकट्ठा करने में मदद मिलती है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हमने जान लिया कि ग्लोब होता क्या है, ग्लोब किस चीज की जानकारी हमें बताता है। इन सब चीजों के बारे में हमने इस ग्लोब वाले चैप्टर में समझा। इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि ग्लोब में ही हमें दो प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं अक्षांश रेखा, दूसरे ग्लोब में बोलते हैं दूसरे को देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती क्या है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए, ग्लोब में ही अक्षांश रेखाओं के ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। कैसे कैसे कि देखिए, ये है हमारा पृथ्वी जो कि जियोड आकार का होता है। पृथ्वी जियोड आकार का होता है, उसके साथ साथ ये एरिया और ये एरिया, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल।
और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में दोनों में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, प्रतिबिंब हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, ये दोनों जो पोल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दोनों पोल है वो चपटी है। ठीक है, ये दोनों पोल क्या है, थोड़ी चपटी है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ा चपटी है इधर इधर पे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। बाकी जो एरिया है वो गोल है, उसको हम जियोड कहते हैं। और पृथ्वी पूरी तरह ऐसे शेप में नहीं है, वो क्या है, थोड़ी झुकी हुई है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, आपको सवाल आना चाहिए इसका जवाब कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तो हो गई हमारी पृथ्वी की बात। इसी के साथ साथ देखिए, ये अच्छा एक रेखा गुजरती है, ग्लोब में एक रेखा गुजरती है जो बिल्कुल ग्लोब के मध्य से गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य से गुजरती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कुछ लोग इसे विषुवत रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ओके, तो भूमध्य रेखा में क्या होता है कि ग्लोब में सबसे बीचों बीच ये रेखा गुजरती है। देखिए, इसी के ऊपर ये वाले जो एरिया है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक होता है साउथ पोल यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, दो गोला अपने अपने भाग में बराबर भागों में कटा हुआ है। किस रेखा से कटा हुआ है, भूमध्य रेखा से। अब भूमध्य रेखा के ऊपर भी लाइन बनी होती है, जो इस प्रकार की लाइन खींची जाती है। इस लाइन को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। इस लाइन को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप पाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, इसके बीच में गैप पाया गया, इस गैप को हम कहते हैं जोन। इस गैप को क्या कहते हैं, जोन। हिंदी में इसे कटिबंध कहते हैं। तो आई थिंक आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में ये समझ लिया कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, और अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप पाया गया है उसे हम क्या कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं, जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं पूरी ऐसे खींची हुई, टोटल कितनी होती हैं, ऊपर वाले लाइन में 90 होती है और नीचे वाले में भी, यानी कि साउथ पोल में भी 90 होती है। टोटल मिला के 180 होती है। ठीक है, ये क्या है, लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, गिनने के लिए तो हम ये 180 बोल सकते हैं कि 90 खींची हुई है लाइन, लेकिन हम उसको 180 नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो लाइनें खींची जाती हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो ऊपर जाने पे कम होता जाता है। ठीक है, ये बीच में देखिए इतने इतने का गैप है, इसके बाद इतने इतने का है, फिर जैसे ऊपर ऊपर गए देखिए गैप क्या होगा, कम हो गया। तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें क्या होता है, एकदम ये बिंदु से पास से होकर गुजरती है, इसके वजह से हम उसे गणना नहीं कर पाते, गिन नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 180 में से 1 माइनस कर देंगे तो 179, यानी कि ग्लोब में खींची गई रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वह कितने होते हैं, 179 होती हैं। साथ ही साथ देखिए, ये सारी चीजों को आपको इस तरह पढ़ना है कि ताकि आपके एग्जाम में ये सारी चीज इम्पोर्टेंट रूप से काम आ जाए। अगर आप समझे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। इसी के साथ साथ देखिए, ये क्या है, अब ये लाइन खींची हुई है, तो लाइन खींचने के बाद देखिए कोण बनता है, हर एक लाइन के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कोण। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच में जो लाइन खींची जाती है, उन लाइनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो 90 डिग्री। इस बात को आप याद रखना, 90 डिग्री कह लो या आप ये कह लो समकोण, दोनों में से आप जो भी बोलेंगे वो अपने आप में सत्य रहेगा। ओके, आई एम राइट कि आप ये सारी चीज को, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर पृथ्वी चपटी है ऊपर से और नीचे से, तो हमारा कुछ तो जोन होगा। उस जोन के बारे में अच्छी तरह से इस ग्लोब में ही समझ लेते हैं।
अक्षांश रेखाओं के बारे में आई थिंक इतना अगर आपने पढ़ लिया तो अक्षांश रेखाएं क्यों होती हैं, क्यों खींची जाती है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं भी इसीलिए खींची जाती हैं क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है कि आप इसे सामने से देख सको या ग्लोब में, ठीक है। ये ऐसी रेखा है जो काल्पनिक होती है पृथ्वी पे, ये तुम्हें आपको या हमें रियल लाइफ में या रियल चीजों में नहीं दिख पाएंगी, एक तरह से इमेजिनरी है। वो जो लाइन खींची है जिसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं ना, वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं हम काल्पनिक रेखाएं हैं। ओके, और रेखाओं की संख्या क्या है, जिस प्रकार मैंने बताया ये आप इसको देखिए 1 मिनट, और अगर 1 मिनट देख लीजिए और इसके बाद समझ लीजिए, समझने के साथ साथ आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, लिख भी लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे कि अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा अच्छे से। और ये जो हमारा लाइन खींचा हुआ है ना, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वो 0 डिग्री पे खींचा गया है, ठीक है। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। चलिए, इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि अब देखिए इसके ताप में क्या अंतर होता है, उसको समझ लेते हैं। उसको कहाँ समझते हैं, इसको रहने दीजिए, इसी ग्लोब में समझते हैं। ओके, देखिए ये तो हमने आपको बताया भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा, जो भूमध्य रेखा है, उसके एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, यानी एक नॉर्थ पोल पे होता है, एक साउथ पोल पे। ओके, तो नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे होने के बाद सूर्य की किरणों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या ताप में अंतर देखने को मिलता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, अगर सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी, लंबवत का मतलब होता है सीधी, सूर्य की किरणें सीधी, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वो ज्यादातर कौन सी रेखाओं पे गुजरती है, ये रेखा कौन सा है हमारा, इस रेखा को हम कौन सा नाम लेंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं उष्णकटिबंध जोन, यानी कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जोन, ठीक। इसी के साथ साथ जो ऊपर वाली लाइन है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ओके। कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें और मकर रेखा पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, वो सीधी नहीं पड़ती है, वो थोड़ी तिरछी होती है। जब तिरछी होती है तो तापमान जब तिरछा पड़ता है पृथ्वी पे, तो उसमें कैसा ताप देखने को मिलता है, उसमें जाहिर सी बात है कि जब तापमान कम ही पड़ा है तो उसमें गर्मी भी कम ही होगी, यानी कि ये जो जोन है, इस जोन पे गर्मी की मात्रा कम होगी। तो ये कौन सा जोन हो गया, शीतोष्ण कटिबंधी, यानी कि ये शीतोष्ण कटिबंधी होगी और ये भी शीतोष्ण कटिबंधी हो गया। आई थिंक आपको तापमान के भी बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, जिस जोन पे, जिस बंध पे, जिस कटिबंध पे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी उसे हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या कम पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, उस जोन में क्या होगी, ठंडी की ऋतु रहेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपने इसको और इसको समझ लिया। साथ ही साथ एक आपको इम्पोर्टेंट चीज मैं ये भी बता दूं, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसमें सूर्य की किरणें ज्यादा नहीं पड़ती हैं, जब पड़ती हैं तो लगातार पड़ती हैं, जब नहीं पड़ती हैं तो नहीं पड़ती हैं। इसलिए हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहते हैं
और साउथ पोल में 6 महीना रात। उसी प्रकार जब साउथ में 6 महीने दिन रहेगा तो नॉर्थ में 6 महीना रात होगा। तो ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।